रहे हैं पीरियोडिक टेबल का एक कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो कॉमन वर्ड्स में आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि पीरियड्स में या ग्रुप में एलिमेंट्स के कैरेक्टर किस तरह से चेंज होते हैं, इसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। और ये टॉपिक आपका जेईई के लिए और आपके नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, डोंट लीव दिस टॉपिक। तो देखिए, distance between the nucleus and outermost shell of an atom is known as atomic radius। यानी अगर आप कोई एटम बनाते हैं, मान लीजिए ये एटम है जिसका आपने न्यूक्लियस बना दिया है प्लस, और इसमें दो शेल बनाते हैं आप, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कह देते हैं। तो डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है। अब देखिए, इसका मेज़रमेंट आप एंगस्ट्रॉम में भी करते हैं और आप यहाँ पर पिकोमीटर में भी करते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 पिकोमीटर होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर। अब जो आपकी एटॉमिक रेडियाई है या एटॉमिक रेडियस है, ये 4 टाइप्स की हो सकती है, जिसमें से फर्स्ट है कोवेलेंट, सेकंड वांडर वॉल्स, थर्ड आयनिक एंड लास्ट इज मेटेलिक रेडियस। तो इन सभी पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं कोवेलेंट रेडियाई। तो जब कोई एटम, मोर देन वन एटम, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उस टाइम उनकी जो रेडियस होगी उसे ही हम कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। तो इसे आप कुछ इस तरह से निकालते हैं, यानी आपके पास दो एटम हैं ए एंड बी, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, और हम मान के चलते हैं कि ये बॉन्ड कौन सा है आपका, ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने लिखा है डी, यानी डी है डिस्टेंस ए और बी, ए और बीच का जो ए और बी के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से आपकी कोवेलेंट रेडियस आती है। ये फॉर्मूला आप लगाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ये किसके लिए है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि अगर आपके पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप कुछ इस तरह के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि आपके लिखा हुआ है ये, यानी डी ए क्या है, ए और बी एटम है जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, लेकिन ये डिफरेंट एटम है। जैसे हम ले सकते हैं एच सी एल, सॉरी दोबारा देखिए, जैसे हम यहाँ ले सकते हैं एच सी एल। तो ये भी डाई एटॉमिक है लेकिन हेट्रो है। तो जब इसके लिए आप करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक को मान लिया कि फर्स्ट एटम को ए मान लिया, सेकेंड एटम को बी मान लिया। तो इन दोनों में जब बॉन्ड बनेगा, इनके जो न्यूक्लियस हैं उसके बीच को डिस्टेंस को हमने लिया डी, और उसके लिए हम एच के लिए ए, सी के लिए आपने लिया है बी। अब अगर हम एच सी एल के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं डी एच सी एल, आप लिख सकते हैं डी एच सी एल, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ ए और बी की जगह पर आप कोई भी एटम ले सकते हैं जो कि उस मॉलिक्यूल में है। इसके लिए फॉर्मूला आप लेते हैं रेडियस ए, सॉरी, इसके लिए आप रहेंगे रेडियस आर, रेडियस ए प्लस रेडियस बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। इस तरह से आप ये मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेटेलिक रेडियस। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह की रेडियस आप तभी फाइंड आउट करते हैं जब आपके पास कोई मेटल होती है, यानी जब मेटेलिक एलिमेंट होंगे तब आप ये काम करेंगे। डेफिनेशन देखिए, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, फिर से हम न्यूक्लियर के डिस्टेंस का हाफ कर रहे हैं बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स इन मेटेलिक लैटिस नोन एज मेटेलिक रेडियस। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो मेटेलिक रेडियस है ये होती है ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि जो मेटल के एटम हैं
उनमें इस तरह से देखिए एक दूसरे को टच करते हुए रहते हैं, इस तरह से एक दूसरे को टच करते हुए होंगे। लेकिन जो आपने कोवेलेंट बॉन्ड देखा था, इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम, दो एटम कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पर ये जो है ये ओवरलैपिंग एरिया है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है। इस वजह से आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल हो जाएगी और मेटेलिक की आपकी रेडियस लार्ज होगी। इसके लिए भी आप कुछ इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वंडरवॉल रेडियस। तो इससे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वंडरवॉल फोर्स है ये एक वीक फोर्स होता है और इस फोर्स से जो एटम्स अटैच रहते हैं ये लूजली अटैच रहते हैं, यानी यहाँ पर भी आपका ओवरलैप नहीं, एटम ओवरलैप नहीं करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। तो वंडरवॉल रेडियस क्या है? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स इन टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज वंडरवॉल रेडियस इन सॉलिड स्टेट। तो ये आप कब करते हैं? सॉलिड स्टेट में करते हैं। तो आपको दिया भी गया है कि दो एटम हैं, देखिए फर्स्ट एटम एंड सेकंड एटम, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। तो आपने क्या किया है, इनके जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेके उसे हाफ कर दिया है। यही आपकी क्या है? वंडरवॉल रेडियस है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए वंडरवॉल रेडियस में एटम एक दूसरे को ना टच कर रहे हैं, ना ही ओवरलैप हैं। जबकि अगर आप मेटेलिक रेडियस की बात करेंगे तो यहाँ पर एटम एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज हैं। जबकि इसके ऊपर अगर आप जाएंगे जो कि आपकी कोवेलेंट रेडियस है, यहाँ पर एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो सबसे स्मॉल रेडियस है आपकी कोवेलेंट, इससे लार्ज होगी आपकी मेटेलिक और इससे लार्ज होगी आपकी वंडरवॉल रेडियस। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस दिया गया है कि वंडरवॉल रेडियस में देखिए ये कि वंडरवॉल्स का रेडियस का मान सबसे ज़्यादा होगा, मेटेलिक उससे कम और कोवेलेंट आपका उससे भी कम। और इस तरह की रेडियस आप तभी फाइंड आउट करेंगे जब आपके पास टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स हों। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास एक HCl का मॉलिक्यूल ये है और सेकंड HCl का मॉलिक्यूल ये है। तो यहाँ पर H प्लस है और Cl नेगेटिव है। सेकंड मॉलिक्यूल में भी यही है कि H प्लस होगा, सेकंड Cl नेगेटिव होगा। इस तरह से यहाँ डाइपोल क्रिएट होता है। अब ये जो आपका फर्स्ट डाइपोल है इसका नेगेटिव चार्ज सेकंड डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज के पास में है। इस तरह से Cl का जो नेगेटिव चार्ज है, इस Cl का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस H प्लस के नेगेटिव चार्ज से भी एक फोर्स फील करेगा, लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में जो आपका फोर्स है वो वंडरवॉल फोर्स होगा और यहाँ पर रेडियस आप वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट करेंगे। लास्ट है आपकी आयनिक रेडियस। तो इस तरह की रेडियस आप वहीं पे फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर आपके आयंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कॉमन सॉल्ट है आपका यानी NaCl। तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। तो इस जगह पर आप आयनिक रेडियस लेंगे। तो डेफिनेशन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिमिट इज known as आयनिक रेडियस। बस आपको यहाँ बताया गया है कैटायनिक रेडियस। इसका मतलब सिंपल सा है, कैटायन की रेडियस की बात हो रही है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट कैटायन कब फॉर्म करता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें लूज हुए तो उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज है या उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो वहाँ पर अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उन पर ज़्यादा हो जाएगा। तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे वहाँ पर जो आपका कैटायन है उसकी रेडियस स्मॉल हो जाएगी। अब इसका बिल्कुल अपोजिट होगा आपके एनायन के केस में। वहाँ पर क्या होगा, आपकी जो रेडियस है, एटम की रेडियस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम। यानी अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि
एच और सॉरी दोबारा देखिए कि आपको दो स्पीशीज़ दिए हैं, एक है एच और सेकंड दिया है एच प्लस। आपसे पूछा जाए कि स्मॉलर कौन होगा, तो आप जानते हैं कि न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में जो कैटायन है वो स्मॉल होगा, तो ये कैटायन है, ये कैसा होगा, स्मॉल। और अगर आपसे लार्ज पूछा जाए तो इस टाइम लार्ज कौन सा होगा, ये। और अगर किसी प्रोसेस से हम यहाँ बना दें H माइनस यानी H नेगेटिव यानी हाइड्राइड आयन, तो सबसे लार्ज कौन होगा आपका, हाइड्राइड आयन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, Na है सोडियम जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है, बना है Na प्लस। तो अब रीज़न क्या है, रीज़न है फर्स्ट शेल इज रिमूव्ड, यहाँ होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल इज रिमूव्ड। तो लॉस ऑफ कैटायन, सॉरी ज़ैफ ऑफ कैटायन, ज़ैफ का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ज़ैफ ऑफ न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में। तो आप याद कर लीजिए कि जहाँ पर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है वहाँ पर एटम का साइज़ या एटम की रेडियस डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एनायनिक रेडियस, तो ये बिल्कुल उसी का अपोजिट है जो आपने अभी देखा। देखिए आप देख रहे हैं एनायनिक रेडियस, रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम। इसका रीज़न आप समझ ही चुके हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को इफ़ेक्ट करेंगे। तो देखिए एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं कि जब आपने सिंपल से रेडियस की बात की थी तो हमने ये देख लिया था कि एक एटम ड्रॉ कर लेते हैं, ये फर्स्ट एटम है आपका। अब तो आपने एक एटम बनाया है, इस एटम में हमने शेल लिए हैं जो कि आप देख सकते हैं 3 शेल हैं। फर्स्ट आपका होगा के, सेकंड शेल है आपका एल, थर्ड है आपका एम। आप ऐसे ना करें तो आप इसे कर सकते हैं कि ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। अब अगर आपसे रेडियस की बात की जाए कि रेडियस क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एटम के केस में न्यूक्लियर से, ये न्यूक्लियस है, इससे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के या आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ही हम रेडियस कहते हैं। तो इस न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज से आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस यानी आर कह देते हैं। अब चलते हैं इसमें आगे, देखिए तो अब आप ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो एटॉमिक रेडियस को या एटॉमिक रेडियस को इफ़ेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ शेल, देख सकते हैं फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ शेल। अब आप खुद इमेजिन करिए कि एक एटम ऐसा है जिसके पास एक ही शेल है और उसी के साथ एक एटम ऐसा है जिसके पास 2 शेल हैं, तो कहाँ पर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी। तो आप जानते हैं कि जहाँ पर, चलिए इसको हम डायग्राम से कोशिश करते हैं समझने की। देखिए एक एटम लिया और ये हमने दूसरा एटम लिया, तो आपने 2 एटम लिए हैं। देखिए इस एटम का नाम हमने दिया ए और ये एटम ले लिया आपने बी। अब जो ए एटम है उसमें आपका 1 शेल ही है, लेकिन जो आपका बी एटम है, इसे ये बी लिखा हुआ है, बी एटम है, इसमें फर्स्ट शेल है और ये है आपका सेकंड शेल। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा एटम लार्ज है या कौन सा स्मॉलर है। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पर नंबर ऑफ शेल कम है वो स्मॉल है और जहाँ पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं वो एटम क्या है आपका, लार्ज है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो देख सकते हैं आप कि नंबर ऑफ शेल में आप देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेल। तो यहाँ से हम इसे इजीली देख सकते हैं। तो यही याद कर लीजिए कि एटॉमिक रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ शेल के। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी और अगर इसे आप डिक्रीज कर देंगे
कर देंगे तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगी। अब डाउन द ग्रुप एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। आप जानते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में हम अप टू डाउन चलते हैं तो नंबर शेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी पीरियड के नंबर के साथ शेल का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीज, तो आपको याद कर लेना है जब आप किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन आएंगे तो जो नीचे वाले एलिमेंट हैं उनका साइज या उनकी रेडियस लार्ज होगी कंपैरिजन में जो उनके अपसाइड हैं। जैसे एग्जांपल दिया है ट्रेंड ऑफ फर्स्ट ग्रुप, यानी फर्स्ट ग्रुप जो है वो लिया गया है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लास्ट में फ्रेंशियम आता है, हमने लिया नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कि जो जितना भी नीचे है, यानी जिसमें भी पीरियड्स का नंबर जिसमें जितना लार्ज है, यानी शेल का नंबर लार्ज हो जाएगा, वो उतना ही रेडियस में उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी। आगे देखते हैं सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सेकंड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने से पहले हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये हमने न्यूक्लियस बनाया है, अब हम बना रहे हैं फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और इसी के बीच में एक और बना लिया थर्ड शेल। तो हमने 3 शेल का एक एटम मान लिया है, इमेजिन किया है। अब देखिए मान लेते हैं कि जो थर्ड शेल है इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में आपके हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में आपके हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देखिए आप कि 8 इलेक्ट्रॉन ये जो है ये सब एक साथ, तो सेकंड शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं ये सब एक ही पोजीशन पे तो हो नहीं सकते क्योंकि इन पर चार्ज सेम है। तो ये एक दूसरे से मोस्ट ऑफ डिस्टेंस पे रहेंगे। उस डिस्टेंस पे रहने की वजह से ये सेकंड शेल को अच्छी तरह से, यानी जो न्यूक्लियस है ये सेकंड शेल इस न्यूक्लियस को क्या करेगा, कुछ कुछ जगह पर कवर कर लेगा कुछ इस तरह से। जैसे आप मान लीजिए ये जो लाइनें आपने कर दी यही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसे कर रहा है। अब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ डिनोट कर दिए हैं, अगर इन इलेक्ट्रॉन के पीछे की तरफ ही थर्ड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन पर ना न्यूक्लियस का चार्ज काम नहीं करेगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस तक नहीं पहुँचेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियर फोर्स से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर फोर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो इफेक्ट है इसे ही हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए ये टॉपिक है आपका, तो टॉपिक ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद कर लीजिए कि एटॉमिक रेडियस जितनी ज़्यादा होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस है उसमें शेल का नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। तो अंदर वाले शेल यानी जो इनर शेल हैं वो आउटर मोस्ट शेल को प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगर रेडियस इंक्रीज़ हो रही है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होगा। डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। तो ये तो आप समझ गए होंगे, जिसका सीक्वेंस कुछ इस तरह का है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैफ। जैफ को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है जेड इफेक्टिव, या फिर आप इसे लिख सकते थे जैफ, कुछ इस तरह भी लिख सकते थे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है तो जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इसी वजह से न्यूक्लियस की पावर यानी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचता, जिससे वहाँ पर रेडियस इंक्रीज होगी। तो देखिए अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो आपका जो जैफ है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, यानी जब आप एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ज़ेफ इंक्रीज़ होगा, और जब ज़ेफ इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ हो जाएगी। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, जिसका सीक्वेंस आपको कुछ इस तरह दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। एज ज़ेफ इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस। तो लैंथेनाइड के केस में अगर ज़ेफ इंक्रीज़ हो रहा है तो साइज डिक्रीज़ होगा, और यही आपने पहले भी पढ़ा था। आगे आप देख रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब है ऐसे एटम्स जिनमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हों लेकिन उनमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो वो सेम होना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आप पढ़ सकते हैं द स्पीशीज़ कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, जिसके कुछ एग्जांपल लिए गए हैं आपके सामने, जो कि हैं N-3 O-2, ये सब एग्जांपल हैं। आप अगर इनमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस केस में अगर आप यहाँ एटॉमिक रेडियाई निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे Z/E। ये क्या है? Z/E। Z क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है, या फिर आप इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, या फिर और ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज में आप इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो जब आपको आयंस दिए हों उस केस में अगर हमें रेडियाई कैलकुलेट करनी हो, आइडेंटिफाई करनी हो, तो हम एटॉमिक नंबर देखते हैं और हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि उस आयन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर आप इन सभी के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो आप ये देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/Z/E के। यानी Z/E की जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है तो एटॉमिक रेडियस आपकी कम होगी, और अगर इसकी वैल्यू कम है तो एटॉमिक रेडियस आपकी ज़्यादा होगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये जो वैल्यूज़ हैं ये इन आयंस के लिए दी गई हैं। अब आप इसे देख सकते हैं, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये फॉर्मूला जब आपने याद किया इससे Z/E आपने सबके लिए निकाल रखा है। अब जब आपने ये सबके लिए निकाल रखा है और आप इसे इसके अकॉर्डिंग जब इन सभी आयंस को ये वैल्यू देख के अरेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये सबसे लार्ज है, और इस तरह से इनकी वैल्यू देखिए यहाँ लिखा है लेस चार्ज मोर रेडियस। देख सकते हैं कि लेस चार्ज क्या है? मोर रेडियस। जिस पे चार्ज जितना भी कम होगा उसमें रेडियस क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर आप सेकंड ग्रुप में रेडियस देखेंगे तो आप जानते हैं कि इसका सीक्वेंस इस तरह जो एलिमेंट है वहाँ पे उनका सीक्वेंस कुछ इस तरह है: लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो ज़ेफ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और इंक्रीज़ होने से क्या होगा? साइज डिक्रीज़ होगा। तो सेकंड पीरियड में सबसे लार्ज आपका लिथियम होगा, और सबसे स्मॉल आपका वो एलिमेंट होना चाहिए जो सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन के बाद नियोन आ रहा है, लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इनर्ट गैसेज इन रूल्स को फॉलो नहीं करती। तो सेकंड ग्रुप में सबसे लार्ज आपका, अगर हम नियोन को छोड़ देते हैं, तब आपका क्या होगा? लिथियम, और स्मॉल कौन सा हो जाएगा आपका? फ्लोरीन। देखिए यहाँ पर लिखा है ओनली ज़ेफ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि नियोन हैज़ वंडरवॉल रेडियस। तो नियोन लार्ज क्यों हो गया? क्योंकि उसमें वंडरवॉल रेडियस है, और आपने देख लिया है कि वंडरवॉल रेडियस में जो एटम है एक दूसरे को अटैच नहीं करते,
थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं, इसलिए उस रेडियस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। आगे आप देख सकते हैं कि एल्काइली मेटल्स की जो रेडियस है वो मोर देन है इनर्ट गैस। एल्काइली मेटल्स यानी आपका जो फर्स्ट ग्रुप आएगा उसकी बात हो रही है। इसके बाद है थर्ड ए, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ है, फिर आपका सेवन्थ है। नेक्स्ट आप देखेंगे एल्काइली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर पीरियड, यानी पीरियड में जितने भी एल्काइली मेटल्स हैं वो लार्जेस्ट होंगे अपने अपने पीरियड के लिए। सेकंड, इनर्ट गैसेस हैव सेकंड लार्जेस्ट साइज, यानी फर्स्ट तो एल्काइली मेटल्स लार्जेस्ट होंगे, उसके बाद लार्जेस्ट होंगे आपकी इनर्ट गैसेस या इनर्ट एलिमेंट्स। हेलोजन्स आर स्मॉलेस्ट इन साइज, तो हेलोजन कैसे होंगे? स्मॉलेस्ट होंगे। और लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड साइज डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा।